मिस्टर ओलंपिया 2023 को आज से एग्जैक्ट 10 दिन बचे हैं और पिछले 3 सालों की तरह इस साल भी मैं प्रेडिक्शन वीडियो ले आया हूँ जिसका कि आप लोगों को काफ़ी टाइम से वेट था। और रिज़ल्ट्स पिछले साल के एग्जैक्ट वही थे जो मैंने प्रेडिक्ट किए थे। लास्ट ईयर मैंने 2 तरीके की प्रेडिक्शन दी थी। एक तो ये जो उस टाइम पे जजेस अपनी थिंकिंग के वे से जजिंग दे रहे थे, और एक जो चेंजेस हम लोग डिमांड कर रहे थे, जो हम फैंस हैं जो बॉडी बिल्डिंग को पसंद करते हैं, उनकी जो डिमांड थी उनके हिसाब से जो उनकी विशेस थी कि कैसा बॉडी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्टेजिंग का, जजिंग का, कंपटीशन को प्रॉपरली जज करने का जो वे है वो प्रॉपर चेंज हुआ लास्ट ईयर से। तो इस साल उम्मीद ये है कि जजेस अपना जो सब्जेक्टिव जजमेंट का वे है वो सेम रखेंगे, क्योंकि गेम ये ऐसा है कि जजेस के जजमेंट उस पे डिपेंड करते हैं कि उनका किस वे में बॉडी बिल्डिंग को आगे ले जाने का एम है। तो फ़िलहाल तो लास्ट ईयर जिस तरीके का एम था वो ये था कि कंडीशन, साइज, सिमिट्री, इन सबको एक साथ देखा जाएगा, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ साइज़ पे ध्यान दिया जाएगा। तो इसकी वजह से लास्ट ईयर का कंपटीशन बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिला था और सारे रिज़ल्ट से सभी लोग बहुत खुश थे। और इस साल की प्रेडिक्शन भी कुछ इसी तरीके से मैं करने वाला हूँ। लास्ट ईयर के सब्जेक्टिव जजमेंट के हिसाब से जो जजेस ने प्रेफरेंस दिए लास्ट ईयर, वही प्रेफरेंस इस साल भी। इस साल जो सबसे बड़े 3 नाम आ रहे हैं, सीधा मैं आपको टॉप 3 को लेके प्रेडिक्शन देने की स्टार्टिंग करता हूँ और फिर लास्ट में 8 तक जाएंगे। लास्ट ईयर हार्डी चूपर ने मिस्टर ओलंपिया जीता, जो कि आप सभी ने देखा। और रिज़ल्ट्स कुछ इस तरीके से थे कि हार्डी चूपन को 13 पॉइंट्स मिले थे, और 13 पॉइंट्स एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है किसी भी स्टेज पे। नंबर 1 कैटेगरी के लिए जो प्रॉपर मार्किंग होती है वो होती है 10। अगर आप कहें कि जिसमें कोई फ्लॉ ना हो, सारे जजेस ने उसे नंबर 1 पे रखा हो, तो हार्डी चूपन को 13 मिला, जो कि एग्जैक्ट मार्किंग नहीं है, बट हाँ काफ़ी बेटर मार्किंग है उनकी पिछली बार की जितनी भी मार्किंग्स आज तक रही है इसके हिसाब से। डेरेक लंसफर्ड को मिले थे 17 मार्क्स, जो कि 4 मार्क्स एक्स्ट्रा थे हार्डी चूपन से, जिसकी वजह से वो सेकंड आए। उसके बाद आए थे निक वॉकर, जिनको मिले थे 32 मार्क्स, जो कि काफ़ी बड़ा गैप है सेकंड और थर्ड प्लेसिंग के लिए। तो टॉप 2 तो हार्डी और डेरिक ही थे, निक को अभी इसमें काउंट हम नहीं करते हैं। हार्डी और डेरिक के बीच में बहुत अच्छा कंपैरिजन हमें देखने के लिए मिला था टॉप 2 को लेके, बट एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता थी कि डायरेक्ट 2-1-2 से उठ के आए हैं, तो डायरेक्ट चैंपियनशिप जीतना थोड़ा सा उनके लिए टफ होगा। बट हार्डी चूपन जो इतने सालों से रेगुलरली अपने आप को कंडीशनड और बहुत अमेजिंग फिजिक शो करते हैं, वो एक अच्छे विनर बन सकते हैं। तो सबको प्रेडिक्शन था कि हार्डी चूपन ही जीतेंगे। बट इस साल जो एक बहुत बड़ा नाम सबके सामने बाहर आ रहा है वो है सैमसन दादा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर सैमसन ने कम्पीट किया था और वो बिग रैमी को बीट करने के इक्वल तक पहुंच गए थे। बिग रैमी जो कि आज लास्ट ईयर से 1 साल पहले तक 2021 तक मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन थे, उनको 5th प्लेसिंग मिली थी और उनकी स्कोरिंग थी 52 मार्क्स। और सैमसंग 2001 ओलंपिया लास्ट ईयर उन्होंने कम्पीट किया था और उनको स्कोरिंग मिली थी 58 मार्क्स की, जो कि सिर्फ 6 मार्क्स का गैप है, जो इतना बड़ा मार्किंग गैप नहीं होता है अगर आप पूरे शो के प्री जजिंग और फाइनल्स के रिजल्ट्स को कंपैरिजन करें तो, क्योंकि सिर्फ 3 मार्क का अंतर था, जो कि वो बिग रैमी को भी बीट कर सकते थे। तो वो एक बहुत बड़ा नाम था। और लास्ट ईयर से इस साल के सैमसंग और दौदा को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बहुत बड़ा कंपैरिजन देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर पहली चीज़ ये है कि सैमसन दादा का फर्स्ट मिस्टर ओलंपिया था। फर्स्ट ओलंपिया जब भी कोई एथलीट कम्पीट करता है तो वो सिर्फ ये समझने में टाइम लगाता है कि उसकी बॉडी ओलंपिया पे किस तरीके से पीक करेगी, क्योंकि स्टेजिंग का जो वे है और जो लास्ट ईयर एथलीट्स भी बहुत थे, तो पोजिंग कब होगी, बॉडी के हिसाब से चेंजेस लाएगी और प्री जजिंग और फाइनल्स के कितना गैप रहेगा, वो सब समझने में एक एथलीट को थोड़ा टाइम चाहिए होता है। सैमसन दादा बहुत अच्छी फिजिक लास्ट ईयर लेके आए थे, जिसकी वजह से वो टॉप 6 में आ गए थे। और लास्ट ईयर से इस साल के बीच में सैमसन दादा ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, 330 LBS तक वो चले गए थे। और अभी जो स्टैंड पॉइंट वो ले रहे हैं, एक फिनोमिनल शेप, एक फिनोमिनल साइज़ कैरी करके आ रहे हैं। फिज़िक में लास्ट ईयर काफ़ी फ्लॉज लोगों को लग रहे थे कि हाँ जी बैक में थोड़ा काम करने की और ज़रूरत है, और शोल्डर्स अभी वो उतने 3Dनेस और जितना बड़ा मास वो पूरी बॉडी में कैरी करते हैं, शोल्डर अभी और बेटर हो सकते हैं, अभी भी लोगों को लगता है। बट फिर भी सैमसन दादा ने जो प्रोग्रेस दिखाई है, इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक के चैंपियन है, तो जो प्रोग्रेस और जिस तरीके से स्टेजिंग में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, सबसे बड़ा उम्मीदवार जिनका नाम अभी इस पूरे कंपटीशन में लिया जा रहा है वो सैमसन दादा ही है।
अगर आप प्रेडिक्शन की बात करें तो मैं अभी भी हार्डी चूपन को नंबर 1 पे रखूँगा, क्योंकि हार्डी चूपन एक ऐसे एथलीट हैं जो मिस्टर ओलंपिया कहलाने लायक लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एथलीट में, उनकी पूरी फ़िज़ीक में, उनके पूरे पोस्चर, सिमेट्री, फ़िज़ीक का प्रॉपर ओवरऑल जो एक कंप्लीटनेस है, उसमें कोई कमी नहीं दिखती कि इस एथलीट में कोई कमी है जिसकी वजह से इसको हम बाहर कर सकें। सैमसन दोदा और हार्डी चूपन की कंपैरिजन में बहुत ही टफ कंपैरिजन है। क्यों? क्योंकि सैमसन दोदा की हाइट बहुत बड़ी है और एक मास मोस्टर साइज़ वो लेके आते हैं। देखना ये होगा कि क्या वो इस बार भी कंडीशन नेल करके ला पाते हैं, क्योंकि हार्डी चूपन पे तो हम सभी को पूरा भरोसा है कि वो हमेशा ही कंडीशनड आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हैनी रैम्बोट के एथलीट्स कभी भी ऑफ सीज़न में आ जाएँ। मोस्टली चीज़ें जो हमें देखने के लिए मिलेंगी वो ये है कि डेरेक और सैमसन में से सेकंड प्लेसिंग कौन लेता है। मैं फर्स्ट पे अभी भी हार्डी चूपन को रखता हूँ। सेकंड प्लेस पे डेरेक और सैमसन के बीच में अभी भी टफ फाइट इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि डेरेक ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। लास्ट ईयर से इस साल के डेरेक के बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। और अगर कहूँ तो बैक, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, इस पोज के अंदर जो बैक डबल बाइसेप होता है, डायरेक्ट पूरे लाइनअप में सबसे टफेस्ट होंगे बीट करने के लिए। सो उम्मीद तो ये है कि सेकंड और थर्ड प्लेसिंग डेरेक और सैमसन के बीच रहेगी। बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ प्लेसिंग के बीच में। फोर्थ प्लेसिंग और फिफ्थ प्लेसिंग के बीच में मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा। फोर्थ प्लेसिंग में डायरेक्टली निक वॉकर को देता हूं। क्यों? क्योंकि निक वॉकर एक ऐसे एथलीट हैं जिस तरीके का कंडीशन और हार्डनेस वो स्टेज पे लेके आते हैं, कोई और एथलीट शो नहीं कर सकता। बट निक वॉकर के पास में बाय जेनेटिकली उस तरीके का एक्स फ्रेम या स्ट्रक्चर नहीं है जिसको कि हम कंपैरिजन कर सकें कि उसे टॉप 3 में लेके जा सके या फिर 4 से और नीचे ले जाया जा सके। वो एग्जैक्ट फोर्थ प्लेसिंग डिज़र्व करते हैं। अब एक ऐसे एथलीट के बारे में बात कर लेते हैं जिनके बारे में काफ़ी हाइप लास्ट ईयर भी बनी थी और इस साल भी बनती आई है, बट उन्हें इतना बड़ा, जिसे कहते हैं कि फ़ैन फॉलोइंग की वजह से इतना ज़्यादा उन्हें टॉप 5 में नहीं देखा जाता। बट मैं उन्हें टॉप 5 और टॉप 6 में रख रहा हूँ। वो है एंड्रयू जैक्ट और ब्रेंडन करी। ब्रेंडन करी जो कि मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन रह चुके हैं, बट अभी उनकी बॉडी के अंदर वो डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, जो कि अब एथलीट की डाउनफॉल का रीज़न होता है, क्योंकि अब फिज़िक उस तरीके से पीक नहीं कर रही। हाँ, साइज़ और अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर प्रॉपर बॉडी बिल्डर वाला है, बट जो कंडीशन है वो पीक करके वो आएंगे या नहीं वो नहीं कहा जा सकता। अगर पीक करके आ गए तो फिफ्थ प्लेसिंग उन्हीं की होगी। और एंड्रयू जैक्ट जिन पे कि सबको भरोसा है कि कंडीशन तो वो हमेशा ही लेके आते हैं, और जो मसल मास, जो 3Dनेस, जो फुलनेस उनकी फिजिक में दिखती है, बहुत कम एथलीट है जो दिखा सकते हैं। काफ़ी लोग तो कहते हैं कि वो टॉप 4 तक भी आ सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर वो कैरी कर रहे हैं, जिस तरीके का सिमेट्री है, जिस तरीके की पोजिंग है, बहुत अमेजिंग लगते हैं। तो मैं फिफ्थ और सिक्स्थ प्लेसिंग पे ब्रेंडन करी और एंड्रयू जैक को रखता हूँ। इन दोनों के बीच में कोई भी एथलीट फिफ्थ या सिक्स्थ प्लेसिंग ला सकता है। बात करते हैं सेवन्थ और एट्थ प्लेसिंग की। सेवन्थ और एट्थ प्लेस पे मैं उन दो एथलीट्स को रखता हूँ जो कि लास्ट ईयर काफ़ी डाउन साइज़ होके और काफ़ी ज़्यादा डाउन हमें दिखाई दिए। एक ऐसा एथलीट जो कि सबकी एक्सपेक्टेशन पे था, माइकल क्रीजो, और एक ऐसा एथलीट जिनकी एक्सपेक्टेशन से भी कम पॉइंट पे रिजल्ट आया, वो थे हंटर लब्राडा। इन दोनों के कंपैरिजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि इन दोनों की फ़िज़िक में जो भी नेल करके आएगा अपनी कंडीशन को, वो टॉप 7 या टॉप 8 में रहेगा। अगर इनकी कंडीशन मैटर कर जाएगी तो वो कोई भी एथलीट ऊपर नीचे हो सकता है, वरना मैं हंटर लब्राडा को अभी भी ऊपर रखता हूँ, क्योंकि हंटर के पास जो एक्सपीरियंस है और जिस तरीके का पोजिंग पॉइंट वो पकड़ते हैं शो के अंदर में, फिज़िक और बेटर होती जाती है। क्रीजो को अगर मैं कहूँ तो नो डाउट बहुत अमेजिंग जेनेटिक्स हैं, बहुत अमेजिंग फिज़िक कैरी करते हैं, बट हाँ अभी थोड़ा और एक्सपीरियंस और थोड़ी और कंप्लीटनेस चाहिए उन्हें और टॉप में आने के लिए। बट मैं उन्हें टॉप 8 में प्रेडिक्ट करके चल रहा हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने बिग रैमी का नाम नहीं लिया, मैंने कुछ एथलीट्स हैं जिनका नाम नहीं लिया जो कि विलियम बोनैक है। वो इसलिए क्योंकि ये सभी एथलीट इस साल compete नहीं कर रहे हैं। बिग रैमी, विलियम बोनैक, राफेल ब्रांडो, इयान वेलियर जो कि रिटायर हो चुके हैं, इसके साथ ही साथ नाथन डे आसा, ये ऐसे एथलीट्स हैं जो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते थे शो पे, बट ये लोग इस साल compete नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने टॉप 8 अपनी प्रेडिक्शंस रख दी है। आप लोगों को क्या लगता है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि शो के अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं या कोई और एथलीट आपको लगता है कि उसकी कंपैरिजन में लिस्ट में लाइनअप में ऊपर नीचे हो सकता है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना व्यू बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि मेंस फिजिक और क्लासिक फिजिक की प्रेडिक्शन में होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।